नमस्कार दोस्तों। आज मैं हेनरी हरर द्वारा लिखी गई किताब 7 ईयर्स इन तिब्बत का वर्णन करूंगा, जो कि हेनरी के जीवन में 1939 से लेकर 1950 के बीच घटित सच्ची घटनाओं पर आधारित है। दोस्तों, ये वो खंडकाल है जब विश्व अभी अपने पहले विश्व युद्ध का घाव भी ठीक से भर नहीं पाया था और दूसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ा था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पे था। तिब्बत भी एक स्वतंत्र देश था तथा पाकिस्तान देश का जन्म नहीं हुआ था। 7 ईयर्स इन तिब्बत किताब में हेनरी ने 1939 से लेकर 1950 के अपने जीवन के महत्वपूर्ण 11 साल भारत और तिब्बत में गुजारे थे और हेनरी ने बहुत ही बेबाकी और बुलंदी के साथ देश, समाज, राजनीति और अपने जीवन को इस किताब में दर्शाया है। तो जो भी दर्शक एडवेंचर और इतिहास में रुचि रखते हैं, उनके लिए दोस्तों यह किताब अमृत समान है। तो आइए अब इस किताब के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि यह किताब अपने अंदर क्या क्या चीज़ें समेटे हुए है। हेनरी का जन्म 1912 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और वो अपने समय के एक महान पर्वतारोही थे। 1939 यानी कि लगभग 27 साल की उम्र में हेनरी भारत में आते हैं और उनके आने का मुख्य उद्देश्य था नंगा पर्वत की चढ़ाई करने का तथा नंगा पर्वत के मुख्य ऊंचाई पे पहुंचने के लिए एक आसान सा रास्ता खोजना था। हेनरी 4 लोगों के दल के साथ, जिसके मुखिया थे पीटर, मिलकर उस समय के भारत के कराची शहर से होते हुए कश्मीर आते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, और यहीं से नंगा पर्वत का रास्ता जाता था। नंगा पर्वत करीब 25,000 फीट ऊंचा पर्वत है जो हिमालय का हिस्सा है और वहाँ के लोग नंगा पर्वत को दे मीर यानी विशाल पर्वत कहते हैं। दोस्तों, नंगा पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा 9वां पर्वत है और 1939 में यह पर्वत भारत का हिस्सा था, जो 1947 में पाकिस्तान में चला गया। नंगा पर्वत को 1939 तक कोई भी फतह नहीं कर पाया था। कई दलों ने कई बार कोशिश की और कई लोगों की जानें भी गईं इस दौरान। हालांकि हेनरी, जो इस किताब के लेखक हैं, और पीटर, जो पर्वतारोही दल के मुखिया हैं, तथा दूसरे 2 अन्य लोगों ने नंगा पर्वत की चढ़ाई शुरू तो की और आधे से ज़्यादा रास्ते तक पहुंचते हैं, लेकिन बेहद ख़राब मौसम और कुछ अन्य दुर्घटनाओं की वजह से वहाँ से वो चारों लोग वापस बेस कैंप लौट आते हैं और फिर कश्मीर आते हुए वापस कराची आ जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के घने बादल मंडरा रहे थे और हेनरी जल्द से जल्द अपने देश ऑस्ट्रिया जाना चाहते थे, क्योंकि भारत एक ब्रिटिश ऑक्युपाइड देश था और हेनरी ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया जर्मनी को सपोर्ट करता था और इसी वजह से हेनरी ब्रिटिश सरकार के लिए दुश्मन देश के नागरिक हुए। तो 1939 के अगस्त के आखिरी में इन लोगों ने वापस अपने देश जाने के लिए पर्शिया का रुख किया। पर्शिया, जो अब ईरान के नाम से जाना जाता है, और वह उस समय भारत का पड़ोसी देश था। लेकिन पर्शिया पहुंचने से पहले ही इन लोगों को दुश्मन देश के नागरिक होने के कारण ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और वापस कराची लाया गया। आप सबको याद ही होगा दोस्तों कि दूसरा विश्व युद्ध एक्सिस पावर और अलाइड पावर के बीच लड़ा गया था, जिसमें एक्सिस पावर में थे जर्मनी, जापान, इटली जैसे देश, और अलाइड पावर में थे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसे देश। ऑस्ट्रिया और जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध में एक साथ लड़े थे। खैर, पीटर और हेनरी की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही, यानी कि 3 सितंबर 1939 को दूसरे विश्व युद्ध की घोषणा कर दी जाती है और कराची से पीटर और हेनरी को देहरादून के जेल में ले जाया गया, जहां पहले से ही 1000 से ज़्यादा कैदी मौजूद थे। आगे 7 ईयर्स इन तिब्बत किताब में हेनरी ने 1939 से 1943 के बीच का वर्णन अपनी किताब में किया है कि कैसा देहरादून का प्रिजनर कैंप का रहन सहन था, कैसी थी दिनचर्या, और कैदी दिन में क्या क्या काम करते थे, साथ में वहाँ से भागने की कैसी कैसी योजनाएं बनाई जाती थी। दोस्तों, ये थी रूपरेखा किताब की। खैर, अब आते हैं साल 1943 में, यानी कि हेनरी की गिरफ्तारी होने के लगभग 4 साल बाद, जब हेनरी एक मजबूत योजना बनाते हैं देहरादून के प्रिजनर कैंप से भागने की। हालांकि 1939 से 1943 के बीच
हेनरिक ने कई बार देहरादून के प्रिजनर कैंप से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो पकड़े जाते थे। खैर, मई 1943 में हेनरिक ने कुछ पैसे, राशन, जूते, एक छोटा सा टेंट और कुछ सामान का जुगाड़ किया और अपने ही कैंप के एक दोस्त जिनका नाम मर्चीज था, उसके साथ रात के अंधेरे में कैंप से भाग जाते हैं। हेनरी और उनका दोस्त दिन रात भागते भागते देहरादून से हिमालय की तरफ बढ़ते रहते हैं। उनका इरादा था हिमालय पार करके तिब्बत में शरण लेने का, क्योंकि तिब्बत उस समय युद्ध में किसी भी देश के साथ नहीं था और ये दोनों वहाँ शरण ले सकते थे। खैर, ये दोनों लगभग 18 दिनों तक जंगल, पहाड़, गांव से छुपते छुपाते पार करते गए। ये वही समय था जब भारत में 4 धाम की यात्रा शुरू होती है, तो हेनरी और उनके दोस्त को राशन वगैरह रास्ते में दुकानों से मिल जाया करते थे। हालांकि किताब जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि 18 दिनों के इन दोनों के संघर्ष को बड़ी ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है कि कैसे भूख प्यास से तड़पते हुए और कई बार पकड़े जाने से बचते हुए ये तिब्बत की तरफ कैसे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद हेनरी का दोस्त मार्चिस बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। आखिर 18वें दिन ये दोनों भारत और तिब्बत के इनर लाइन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर टिहरी गढ़वाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर द्वारा ये पकड़े जाते हैं। तो इन लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस में लाया जाता है, जहाँ 18 दिनों बाद उनको अच्छा खाना और सोने के लिए कमरा मिलता है और इनको बताया जाता है कि अगले कुछ दिनों में ही इन दोनों को वापस देहरादून बेस कैंप में भेज दिया जाएगा। हेनरी उसी रात फिर से भागने का प्लान बनाते हैं वहाँ से, लेकिन हेनरी का दोस्त मार्चिस बहुत बीमार और कमज़ोर होता है और वो भागने के लिए मना कर देता है। आखिर हेनरी वहाँ से उसी रात भाग जाते हैं, लेकिन 2 दिन चलने के बाद बहुत थका महसूस करते हैं और वापस आ जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस में। और फिर हेनरी और मार्चिस को देहरादून कैंप वापस लाया जाता है। दोस्तों, लगभग 1 साल बाद यानी कि अप्रैल 1944 में हेनरी फिर से अपने 4 दोस्तों के साथ देहरादून के प्रिजनर कैंप से भागने का प्लान करते हैं और इन 4 दोस्तों में पीटर भी होता है, जो नंगा पर्वत की चढ़ाई के समय उस दल का मुखिया था। तो हेनरिक और पीटर लगभग 1 महीने भागने के बाद भारत और तिब्बत के इनर लाइन पे पहुंचते हैं और तिब्बत में एंट्री करते हैं। किताब में कई घटनाओं द्वारा तिब्बत के उस समय के एक सामान्य नागरिक के जीवन को दर्शाया गया है और हेनरिक और पीटर को क्या क्या जतन करना पड़ता है खाने पीने का सामान लेने के लिए, वो भी बखूबी बताया गया है। अब यहाँ से इस किताब को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पुस्तक का पहला भाग तिब्बत के पवित्र शहर लहासा, जो तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी था और तिब्बत की राजधानी भी थी, वहाँ तक पहुँचने के लिए इन दोनों पर्वतारोहियों के संघर्षों से संबंधित है कि जब दोनों अंततः 1946 के जनवरी में लहासा पहुँचते हैं और वो भी बिना किसी सरकारी पास के। उनकी 2 साल के दौरान लहासा पहुँचने की कठिनाइयाँ बताई गई हैं और अन्य बातों के अलावा बर्फीले तूफानों से सामना, तिब्बती खानाबदोशों के साथ आकस्मिक मुलाकातें थी जो उन्हें यात्रा के दौरान होने वाली चीज़ों से अवगत कराती हैं। इस समय के दौरान आप देखते हैं कि लहासा की यात्रा करना कितना कठिन था और आपको इस किताब में तिब्बत की पूरी झलक भी मिलती है। वहीं किताब के दूसरे भाग में हेनरिक और पीटर के लहासा पहुंचने के बाद जल्द ही तिब्बती उच्च वर्ग के लोगों के अतिथि बन जाते हैं और इस बिंदु पर किताब तिब्बत के उच्च वर्ग के जीवन की झलकियां पर केंद्रित करती है। साथ ही साथ वहाँ के लोग और 14th दलाई लामा के जीवन के प्रदर्शित धार्मिक उत्सव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। दोस्तों, तिब्बती इन 2 यूरोपीय लोगों के बारे में उतने ही उत्सुक थे जितने कि हेनरिक और पीटर तिब्बत के निवासियों के बारे में थे। इसके अलावा लहासा में तिब्बतियों का वास्तव में ये काफ़ी मनोरंजक लग रहा था कि ये 2 विदेशी लोग बिना पास के लहासा शहर में आने में कामयाब रहे।
तिब्बत के नेताओं द्वारा विदेशियों को बाहर रखने के उपायों पर विचार करते हुए यह वास्तव में एक उपलब्धि थी इन दोनों के लिए। और हेनरिक ने नोट भी किया कि ल्हासा में वो अपने 5 वर्षों के दौरान 7 से अधिक विदेशियों से नहीं मिले थे। खैर, पुस्तक के दूसरे भाग में आकर्षक विवरणों को चित्रित करती है कि कैसे हेनरिक और पीटर स्थानीय लोगों के साथ खुद को जोड़ने में कामयाब रहे और अंततः समुदाय के सम्मानित सदस्य भी बन जाते हैं। हेनरिक तिब्बती दैनिक जीवन, संस्कृति और समाज के बारे में अपनी समझ को किताब में प्रस्तुत करते हैं और विवरण देते हैं कि उन्होंने खुद को एक नागरिक के रूप में कैसे तिब्बत में स्थापित किया। हेनरिक को पहली नौकरी तब मिलती है जब वो एक दोस्त के यार्ड में एक फव्वारा बनाता है, जिससे लैंडस्केप आर्किटेक्ट के रूप में उसका नाम मिलता है। और वो भी उन्हें एक भौगोलिक सर्वेक्षण करने के बाद में एक बांध बनाने के लिए कमीशन दिया जाता है। वो स्थानीय लोगों के लिए आइस स्केटिंग प्रशिक्षण के रूप में भी काम करते हैं। किताब में बताया गया है कि हेनरिक की मुलाकात 7 साल के 14th दलाई लामा से और उनके माता पिता से कैसे होती है, कैसे हेनरिक धर्मगुरु दलाई लामा को भूगोल, विज्ञान और पश्चिमी सभ्यता के बारे में बताते हैं, और इसी दौरान उनकी दलाई लामा से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके अलावा हेनरिक का एक और दिलचस्प कर्तव्य था परम पावन दलाई लामा के लिए विभिन्न समारोहों और त्योहारों की फिल्में बनाना, और हेनरिक को उसके लिए उनका पहला होम सिनेमा बनाने के लिए भी कहा गया। हेनरिक शाही फिल्म निर्माता के रूप में भी अपने आप को तिब्बत में स्थापित करते हैं और उनसे जब भी संभव हो पाता था वो दलाई लामा की तस्वीरें शूट करने में कामयाब रहते थे। खैर, दुर्भाग्य से हेनरिक और दलाई लामा दोनों के अच्छे इरादों को 1950 में विफल कर दिया गया जब तिब्बत पर चीन द्वारा आक्रमण किया जाता है। हेनरिक जानते थे कि अब उनका तिब्बत को छोड़ने का समय आ गया है। वो दलाई लामा और अन्य लोगों के साथ सिक्किम होते हुए भारत में शरण लेते हैं। दोस्तों, सौभाग्य से तिब्बत में बिताए हेनरिक के 7 वर्ष हमें तिब्बत की अछूती संस्कृति की एक बहुत ही अनूठी झलक प्रदान करते हैं, जो वास्तव में एक अंदरूनी सूत्र के दृष्टिकोण से है। हैरर की पुस्तक को अक्सर वास्तविक तिब्बत का सबसे अच्छा विवरण माना जाता है। दोस्तों, आप इस किताब को जरूर पढ़िए। तिब्बत के वास्तविक वर्णन का इस किताब से बेहतर शायद ही आपको कहीं और कुछ मिले। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह किताब आपको कैसी लगी। धन्यवाद।